मार्केट में अभी दूध, दही, दूध से बने जो जो अन्य उत्पाद हैं उनमें मिलावट की बड़ी खबरें आ रही हैं जी। तो ये जो नकली दही, नकली घी या ये सब चीज़ें हैं, ये कैसे बनती हैं? क्योंकि आप डेयरी चलाते हैं, तो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो पशुओं में आप देखते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इतिहास क्या खुद को दोहराता है? अक्सर ये बात कही जाती है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। आपका क्या ओपिनियन है इस संदर्भ में? साहिवाल नस्ल की गाय को बेहतर क्यों माना जाता है? मैं आई कमिन में? आइए। प्रणाम प्रणाम सर। आइए, बैठिए। प्रणाम। थैंक यू। आप अपना नाम और पता बताए बगैर बाकी जानकारी दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय से हुई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से स्नातक किया हूँ। अभी वर्तमान में मैं डेयरी का व्यवसाय करता हूँ। मेरी हॉबी कुकिंग है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए, आप तो डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं जी। मार्केट में अभी दूध, दही, दूध से बने जो अन्य उत्पाद हैं उनमें मिलावट की बड़ी खबरें आ रही हैं जी। तो ये जो नकली दही, नकली घी या ये सब चीज़ें हैं, ये कैसे बनती हैं? मैम, जैसे दूध में एक तो पहला पानी मिला देते हैं लोग, तो वो दूसरा नकली हो जाता है? नहीं, नकली क्या, मिलावट हो जाती है मतलब उसमें। अच्छा। दूसरा कि कुछ लोग यूरिया भी मिलाते हैं। इसके अलावा चाक का पाउडर मिला देते हैं गाढ़ा करने के लिए। इसी प्रकार से पनीर में मैदा मिला देते हैं। पोहे में भी मैदा। तो जैसे आप तो आलू। हाँ, तो आप तो बहुत गहराई से जुड़े हैं। आप जी। कैसे मतलब आप मुझे बताइए कि हम कैसे पहचाने कि कोई पनीर असली है या नकली? मैम, जो असली पनीर होती है उसमें एक तो बहुत ज़्यादा वाइटनेस नहीं होता है और एक जो ओरिजिनल पनीर होती है उसमें स्पंजिंग होती है और जिसमें मिलावट होती है उसमें स्पंजिंग थोड़ी कम रहती है। अच्छा, ठीक है। पशुधन किसको कहा जाता है? पशुधन का मतलब हो गया जो जैसे गाय, भैंस, जो पालतू पशु है। जो कौन कौन से पशु आते हैं वही मैं जानना चाह रही हूँ। जैसे कोई राज्य कहे कि हमारा पशुधन इतना है तो उसमें कौन कौन से पशु माने जाएंगे? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ये सभी पशुधन में आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी लगभग कितनी गायें होंगी उत्तर प्रदेश में? मैम, जो एकदम गायों का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो 20वीं पशु गणना हुई है उसके अनुसार 692 लाख पशु हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो ये बजट आया इसमें भी कुछ चर्चा की गई है गौशालाओं के बारे में और पशुओं के बारे में। जी। क्या है वो चर्चा? मैम, अभी बजट वाला सेक्शन में नहीं पढ़ा है आपने? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि जो है आप क्योंकि डेयरी का काम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप सेल करते हैं? केवल दूध। सिर्फ दूध? जी। ठीक है। दूध से और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी बनती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है? जैसे घी है, घी के बारे में जानकारी है। ठीक है। पनीर के बारे में जानकारी है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो घी होता है उसको तुलनात्मक रूप से हमारी सेहत के लिए बेहतर मानते हैं, ऐसा क्यों? मैम, घी का मतलब व्यक्ति के हेल्थ के हिसाब से भी होता है। अगर जैसे उम्र ज्यादा है और हार्ट का इशू है तो तब फिर तो नहीं खा सकता, लेकिन सामान्य है। तौर पर यह कहा जाता है कि अन्य किसी भी वसा की तुलना में घी बेहतर है। एनर्जी देता है, उसमें फैट होता है तो उससे लंबे समय काम करने के लिए। किसका बेहतर होता है, गाय का या भैंस का? मैम, वैसे तो मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो देसी गाय है उनका घी ज्यादा बेहतर है। घी की कीमत क्या है अभी मार्केट में 1 किलो? मैम, अगर ओरिजिनल घी की बात करें तो 2000 से कम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट में 500-600 से मिलना शुरू हो जाता है। जी। तो ये तो मिलावट का खुला प्रमाण है कि भाई 600। मैम, एक और इसके कारण है। हाँ। घी में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कच्चा घी होता है जो प्रायः दुकानों पे मिलता है, वो दूध से सीधे निकाल करके दे देते हैं। एक पक्का घी होता है जो दही से बनाया जाता है, वो सालों तक खराब नहीं होता है, लेकिन ये वाला जो होता है ये 2-3 महीने में खराब होने लगता है। तो एक कारण ये भी है, उसमें उसकी क्वालिटी कम निकलती है। अच्छा, और ये जो दुकान वाले। ठीक है। क्योंकि आप डेयरी चलाते हैं तो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो पशुओं में आप देखते हैं? मैम, जैसे कि अभी लंपी बुखार आया था इस साल। इसके अलावा एंथ्रेक्स है, मैड काऊ है और भी बीमारियां हैं। ठीक, थैंक यू सर। आपका विषय इतिहास रहा। इतिहास में कौन सा पोर्शन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, जी, किससे आपने किया है? मॉडर्न हिस्ट्री। जी। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इतिहास क्या खुद को दोहराता है? सर, इतिहास हूबहू तो खुद को नहीं दोहराता है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं इतिहास की दोहराती हैं।
ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, दुनिया का पहला देश ब्रिटेन था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। क्या उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत का भी कोई योगदान था? जी। किस तरह से? जैसे भारत उस समय ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, तो यहाँ से ब्रिटेन को कच्चा माल प्राप्त होता था, तो इस रूप में भारत की भूमिका थी। अक्सर ये बात कही जाती है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। जी। आपका क्या ओपिनियन है इस संदर्भ में? सर, मैं जितना जानता हूँ कि गांधी जी ने इसके लिए प्रयास भी किया था, इरविन से इसके संबंध में बात भी की थी, लेकिन गांधी जी चूँकि किसी विशिष्ट पोस्ट मतलब पद पे नहीं थे, उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो भगत सिंह जी को सीधे बचा सकते थे, लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने बात किया था, शायद बात नहीं बन पाई थी। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को विशेष रूप से पसंद करते थे। जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर, पसंद करने का कारण नेहरू जी की जो वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकृति थी, उन्होंने विदेश से शिक्षा प्राप्त किया था और यंग भी थे, तो इसलिए गांधी जी उनको चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप कार्य करें। कोई व्यक्ति इतिहास बनाना चाहता है, उसके लिए इतिहास की जानकारी जरूरी है या नहीं? सर, इतिहास बनाने के लिए इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास की घटनाओं से सीख करके हम अपने निर्णय को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ की यात्रा पर गए हुए हैं? सर, सिंगापुर और जापान। क्या इसकी विशेषता रही? सिंगापुर से और जापान दोनों की यात्रा में क्या मतलब वहाँ से सिंगापुर से क्या कांटेक्ट हुआ, या इसके बारे में बता सकते हैं? जापान जी सर, सिंगापुर और जापान दोनों देशों को मिला करके लगभग 1.5 लाख करोड़ का OMU साइन हुआ है, MOU निवेश के लिए। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन जी के क्षेत्र में अब तक जितने कार्य हुए, भविष्य में इसमें और क्या किया जा सकता है? सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन में बहुत संभावनाएं हैं, इसके लिए 12 सर्किट भी बनाए गए हैं, तो और विकास करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर और काम किया जाना चाहिए, जैसे कि विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सके, बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। ठीक है सर। अच्छा, जैसे अभी आपकी सर से पर्यटन के बारे में बात हो रही थी, आपका कोई मित्र यदि जो उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है, उत्तर प्रदेश से बाहर से आया आपसे मिलने जी, और उसने आपसे कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे स्थानों को घुमा दो और जिसका संबंध धार्मिक स्थलों से ना हो, तो कौन से ऐसे 5 स्थान आप उनको विजिट करवाएंगे? सर, जैसे तराई क्षेत्र में ये दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक। इसके अलावा संत कबीर नगर में सर वो एक पक्षी विहार है। तो केवल पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व ही घुमाएंगे और सर, चूंकि धार्मिक नहीं है तो हाँ, धार्मिक नहीं घुमा। उसने कहा कि भाई धार्मिक प्लेसेस को घूमने में उसका कोई विशेष रुचि नहीं है। प्राकृतिक पर्यटन बचता है इसके लिए। इसके अलावा 3 तो आपने बता दिए, और बताइए 2 और बता दीजिए। आपने तराई बेल्ट के 3 प्लेसेस नाम गिना दिए जी। और उत्तर प्रदेश में कुछ है घूमने के लिए? सर, उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जैसे झांसी का किला है, उसके अलावा वो कालिंजर का किला है, फिर प्रयागराज में अकबर का किला है। ठीक है, ये बताइए कि किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है भारत सरकार जी, तो क्या लगभग किसानों की आय 2 गुनी हो चुकी है? 2022 तक का लक्ष्य रखा था। सर, अभी तो नहीं हुई है। नहीं हुई है, ठीक है। तो इस लक्ष्य को 2 गुना करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? भारत सरकार की 2 योजनाएं बताइए और उत्तर प्रदेश सरकार की भी किसी एक योजना का नाम बता सकते हैं। सर, जैसे भारत सरकार एक तो MSP के तहत किसानों की उपज को खरीद रही है, दूसरा कि किसान सम्मान निधि के तहत 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, ताकि बुआई के काम में मतलब किसानों को दिक्कत न हो। इसके अलावा संस्थागत ऋण बढ़ाया जा रहा है किसानों का। और इसके अलावा कुछ और क्या प्रयास करेंगे, जो कि आप एनिमल हस्बेंड्री से भी जुड़े हुए हैं? सर, जो क्या ऐसा करें कि किसानों की इनकम बढ़ जाए? मतलब किसान सम्मान निधि से तो 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा है, आप भी जानते हैं कि इससे बहुत अधिक तो लाभ नहीं होगा जी। कुछ और ठोस उपाय बताइए। सर, जो कृषि संबंध गतिविधियां हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में ज्यादातर किसान जो है वो लघु और सीमांत किसान है। ठीक बात। ऐसे में जैसे पशुपालन हो गया या मत्स्य पालन हो गया, मछली वो मधुमक्खी पालन हो गया, इस तरह की। इसके अलावा जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें संभावना है सर, उसमें काम किया। ये बताइए कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जी इनकम बढ़ाई जा सकती है जी। अच्छा, आप डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो डेयरी व्यवसाय में सहकारिता मॉडल बड़ा प्रचलित है जी। अमूल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो क्या होता है ये सहकारिता मॉडल? सर, इसमें मतलब बहुत सारे किसानों को एक साथ जोड़ करके और उनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे मतलब उनके
जो उत्पादन होते हैं उनको बाजार मिल जाता है। ठीक है, तो आप जो आपकी डेयरी में जो आप दूध निकालते हैं जी, तो उसको किसी संस्था को देते हैं या फिर डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं? नहीं, डोर टू डोर डिलीवरी नहीं है सर, एक ही दुकान को जाता है, एक ही जगह को जाता है, एक ही शॉप को जाता है। क्या क्या कौन कौन सी वैरायटीज़ के एनिमल्स हैं आपके डेयरी में? सर मेरे पास एक ही वैरायटी है, साहिवाल नस्ल की। साहिवाल नस्ल की गाय को बेहतर क्यों माना जाता है सर? और ये इसका ओरिजिन कहाँ है साहिवाल नस्ल? साहिवाल का ओरिजिन सर पंजाब से है। ठीक है, क्यों बेहतर मानते हैं इसको बेहतर मानने का कारण यह है कि ये बीमारियों के प्रति मतलब उतनी संवेदनशील नहीं होती है जितनी विदेशी प्रजातियां होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे इनका जो दूध होता है वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे धीरे धीरे कम होता है मतलब? जैसे कि गीर जो होती है उसका दूध अचानक से, जैसे बच्चा दिए हुए 5-6 महीने हुआ तो अचानक से दूध में गिरावट आती है, 10 लीटर से 5 लीटर पे आ जाएगी। लेकिन साहिवाल का दूध धीरे धीरे कम होता है। तो जैसे 10 से 8 7। ठीक, समझ गया। तो कितनी गायें हैं लगभग? 8 हैं सर। 8 गायें हैं। भविष्य में इसको और बढ़ाने की योजना है आपकी? जी ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा शैक्षणिक स्थिति को अगर बेहतर बनाना है तो कोई 2 उपाय बता दीजिए। सर एक तो कि जैसे उनके ड्रॉप आउट का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्यों ड्रॉप आउट इतना ज़्यादा है उच्च शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा में तो फिर भी स्थिति ठीक है। ठीक है। तो उसके कई कारण, एक तो कम उम्र में सर शादियां होती हैं। दूसरा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर भी इसका एक कारण है कि जिसकी वजह से बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कारण। प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना है, उसमें जन्म से लेकर के और स्नातक की शिक्षा तक 51,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है मेधावी छात्राओं को। ठीक, गुड, थैंक यू। ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में मान लीजिए पोस्टेड हो जाते हैं कि एसडीएम बन के, वहाँ पे आवारा पशुओं की बहुत समस्या है जी। इसका निदान कैसे करेंगे? सर इसके लिए सरकार की पहले से योजना चल रही है, इसमें 1500 रुपया महीना मिलता है एक किसान को। उसके लिए गौशालाएं बनाई जा रही हैं जगह जगह पे, जहाँ पे छुट्टा पशुओं को रखा जाएगा और जो लोग उसमें काम करेंगे उनको 1500 रुपया प्रति पशु मिलता है। तो उसी को लागू करेंगे। बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। आइए आइए, बैठिए। सुधीर कुमार यादव जी, आप पहले भी शायद आ चुके हैं मेरे पास ना? हाँ, मुझे लग रहा था। पटना में। हाँ, तो हो गया वहाँ पे इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू ठीक रहा, लेकिन थोड़ा सा इतिहास बहुत डीप पूछ रहे थे। अच्छा, तो उसमें जैसे ऑप्शनल विषय हिस्ट्री था क्या? हाँ, तो वो यहाँ पे तो वो दिक्कत आएगी नहीं। पूछ रहे थे वो कि जैसे दिल्ली सल्तनत का आप सामाजिक आर्थिक योगदान बताइए। तो वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ तो ऑप्शनल है नहीं जी। उस तरीके के सवालों की उम्मीद नहीं है यहाँ, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ परिचय जाता नहीं है जी। तो आपसे ही पूछा जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी का नाम लेंगे तो डेयरी के लिए जो योजनाएं, कामधेनु योजना या जो उसकी दिशा में पुरस्कार दिए जाते हैं या उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो चीज़ें की हैं, ये जो सवाल मैंने पूछे, जो कुछ सर ने पूछे कि कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं आपके पास और क्या, उस तरीके के सवाल आपसे बन सकते हैं, क्योंकि कुकिंग भी आपको पसंद है जी। उसी तरीके से, क्योंकि आपने बजट को पहले ही बता दिया कि अभी पढ़ा नहीं है, तो बजट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की भी घोषणा की गई। मैं पढ़ा था, लेकिन अचानक से मुझको बजट वाला भूल गया। परसों में पढ़ा था, इसलिए मैं सॉरी बोल दिया। जब आपने ये योजना बताई ना कि ये गौशालाएं बनाई जाएंगी और ये जानवरों को किया जाएगा, तो मुझे लगा तो कि बजट नहीं पढ़ा और ये कैसे बता रहे हैं। फिर मुझे लगा आपको जादुई शक्ति होगी जिससे आप जानवरों वाला हिस्सा पढ़ लेते होंगे। नहीं, मैं पढ़ा पूरा, लेकिन वो कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ समय है। आपका नॉलेज ठीक है, आपकी एंट्री ठीक है, अभिवादन, आपको इतने इंटरव्यू का अनुभव हो चुका है, तो इसलिए अब आप घबराइए नहीं, आपको एकदम चुस्त रहना है, ठीक है? मतलब थोड़ा एनर्जी लगनी चाहिए और विनम्रता के साथ साथ थोड़ा मुखरता भी जरूरी है आपके व्यक्तित्व में। ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, आपको एक भविष्य का सवाल है, लेकिन साथ में हम्बल भी होना है और साथ में ये भी दिखना है कि हम आगे की संभावनाओं के लिए पूरी तरीके की ऊर्जा है मेरे पास में, ठीक है? तो बस वो एक चीज़ है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत हमें लग रही है। आप चीज़ें बता सही रहे हैं, लेकिन उनको और बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। तो इसके लिए आप खूब ग्रुप डिस्कशन करिए, दोस्तों से बात करिए और खूब सवालों के जवाब दीजिए और अपनी भाषा में थोड़ा और सुधार। जैसे मैंने कहा घी क्यों खाना चाहिए, तो आपने कहा कि वो घी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो पता है एक डेयरी इंडस्ट्री जिसकी है, जो डेयरी का काम कर रहा है, उससे ना कि भाई घी क्यों किस लिए अच्छा होता है, क्यों, जैसे उसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से हेल्दी फैट्स होते हैं, तो हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, उस तरीके की चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी
चीज़ें ठीक है, आई कांटेक्ट में जिससे बात करिएगा उसी को देखिएगा, कम्युनिकेशन के लेवल पे थोड़ा काम करिए, खूब डिस्कशन तो इसके द्वारा तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। मैम कई सवाल तो अब खत्म हो गए मेरे, आप ही बेहतर बता पाएंगे और क्या। नहीं, बस यही करना, आपको कम्युनिकेशन के लेवल पे काम करना है, सबकी यही राय है। जो है ज्ञान में ठीक है और करंट चीज़ों को फॉलो करते रहिए, बढ़िया हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।